हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ बिटवीन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम प्रोफेशनल एथिक्स का जो सब्जेक्ट है, जिसका प्रैक्टिकल वाइवा भी होता है और एग्जाम भी होता है रिटन में, उसके क्वेश्चन आंसर सेशन को देखेंगे फॉर रिटन पर्पस। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है यूट्यूब पे जो वाइवा पर्पस के लिए है, जिसमें मैंने ये बताया है कि वाइवा में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वाइवा के लिए आप वो वीडियो जरूर देखना। लेकिन यहाँ पे बात करूंगा मैं रिटन एग्जाम की। जब आपका रिटन एग्जाम होगा तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है आपको, वो है डिफाइन द टर्म एडवोकेट। डिफाइन द टर्म एडवोकेट। टर्म क्या होती है, इसको डिफाइन करो। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आया हुआ है डिफाइन द टर्म एडवोकेट। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बेसिकली आया हुआ है आपको एडवोकेट एक्ट 1961 से। जो एडवोकेट एक्ट है 1961 का, उसका जो सेक्शन 2 सब सेक्शन ए है, वो टर्म एडवोकेट को डिफाइन करता है। वो बोलता है कि एडवोकेट का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्टेट रोल में एज ए एडवोकेट एनरोल्ड किया गया है बाय द स्टेट बार काउंसिल। तो ये क्या बोलता है कि एडवोकेट मीन्स एन एडवोकेट whose name has been entered in the state roll prepared and maintained by the state bar council अंडर सेक्शन 17। तो क्या लिखा हुआ है कि एडवोकेट का मतलब एक ऐसे एडवोकेट से है जिसका नाम एंटर किया गया है स्टेट रोल में, जो स्टेट बार काउंसिल प्रिपेयर करती है, मेंटेन करती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 के अनुसार वो रोल को प्रिपेयर करती है, मेंटेन करती है। इनफैक्ट अगला हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन स्टेट रोल के ऊपर आया हुआ है कि स्टेट रोल क्या होता है। तो देखो, एक पर्सन जब लॉ की डिग्री लेता है, when a person obtain a degree of law, then वो एडवोकेट कभी भी नहीं कहलाता। He is called as an advocate only if he is registered as an advocate as per the law, as per the provisions of Advocate Act 1961। तो एडवोकेट बनने के लिए जरूरी है कि आप एज एन एडवोकेट रजिस्टर होने चाहिए एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार। और एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुसार आप रजिस्टर कैसे होते हैं, वो स्टेट बार काउंसिल, हर स्टेट की बार काउंसिल जो है वो आपको रजिस्टर करती है एज एन एडवोकेट। ये बातें आप सारी इसमें लिखोगे। ये मतलब आप सिंपली इतना सा लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। पहले आपने ऐसा लिख दिया, फिर आप बताओगे वहां पे कि जब बंदा डिग्री लेता है लॉ में तो एडवोकेट नहीं बन जाता जब तक कि वो एज पर एडवोकेट एक्ट एनरोल नहीं हो जाता, उसको हम एडवोकेट नहीं बोल सकते। और एडवोकेट की एनरोलमेंट जो होती है उसके बारे में सेक्शन 24 एडवोकेट एक्ट हमें बताता है। एडवोकेट एक्ट का जो सेक्शन 24 है वो हमें बताता है कि एडवोकेट एनरोल कैसे होगा। ये हमें बताता है कि एडवोकेट के बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। 24A फिर हमें बताते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, एक पर्सन कब एडवोकेट नहीं बन सकता। तो ये सारी बातें आप इस पैराग्राफ में लिखोगे, तभी आंसर आपका कंप्लीट बनेगा। आप लिखोगे कि जो स्टेट बार काउंसिल है वो एक व्यक्ति को एडवोकेट के रूप में एनरोल करती है, लेकिन स्टेट बार काउंसिल खुद ये काम नहीं करती। स्टेट बार काउंसिल की बहुत सारी कमेटीज होती हैं, उसमें एक है एडमिशन कमेटी, एडमिशन एंड एनरोलमेंट कमेटी। एक कमेटी एडमिशन एनरोलमेंट कमेटी। ये जो एडमिशन एनरोलमेंट कमेटी है, यही कमेटी एक पर्सन को एज ए एडवोकेट एनरोल करती है एज पर द रूल्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल। आई होप आपको समझ आ गया और क्वेश्चन सारा काफी इजी क्वेश्चन है। ये सारी बातें आपने लिख के आनी है एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों,
वो क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ड्यूटीज को लेके आया है। ड्यूटी किसकी? एडवोकेट की। क्या क्वेश्चन है? ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट टूवर्ड हिज क्लाइंट। एक एडवोकेट की अपने क्लाइंट के प्रति क्या ड्यूटीज होती हैं? जनरल सा क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से देखो तो एक पर्सन जो एडवोकेट है और एक जो क्लाइंट जिसने अपना केस एडवोकेट को दिया है, उन दोनों के बीच एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, एक विश्वास का रिलेशनशिप दोनों के बीच पाया जाता है। एक क्लाइंट ने विश्वास किया एक बंदे के ऊपर, एडवोकेट के ऊपर, उसे अपना केस सौंप दिया कि मेरा केस मेरे बिहाफ में तुम फाइट करो। तो क्वेश्चन है कि ड्यूटीज क्या है एक एडवोकेट की अपने क्लाइंट के प्रति? क्लाइंट के प्रति एडवोकेट की क्या ड्यूटीज है, बेसिकली ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहली जो ड्यूटी है वो है टू, मैं फर्स्ट ड्यूटी बता रहा हूँ, टू ऑब्टेन फुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड गिव फ्रैंक एडवाइस। पहली ड्यूटी एडवोकेट की कि वो अपने क्लाइंट से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले केस की, टू ऑब्टेन फुल इंफॉर्मेशन, पूरा कुछ पूछे केस के बारे में, और बाद में उसे फ्रैंक एडवाइस भी दे, फ्रैंक एडवाइस भी दे कि भाई उसे क्या लगता है केस में क्लाइंट हार जाएगा, जीत जाएगा, क्लाइंट का केस कितना स्ट्रोंग है, कितना वीक है, कहाँ स्ट्रोंग है, कहाँ वीक है। तो पहली ड्यूटी उसकी बनती है कि वो अपने क्लाइंट से पूरी इंफॉर्मेशन ले केस की, केस क्या है उसको ध्यान से सुने, डेडिकेटली सुने, पेशेंस के साथ सुने, और बाद में जब पूरा केस सुन लेगा तो अपनी एडवाइस दे कि भाई इस केस में क्या हो सकता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी ड्यूटी है टू डू अटमोस्ट फॉर द क्लाइंट, टू डू अटमोस्ट फॉर द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करना, डेडिकेशन के साथ काम करना। हाँ, उसने इंफॉर्मेशन ले ली पूरी एडवोकेट से, सॉरी क्लाइंट से पूरी इंफॉर्मेशन ले ली, उसे फ्रैंक एडवाइस दे दी। और मान लो इन केस वो उसका केस लेता है, क्लाइंट का केस वो आगे बढ़ाना चाहता है, तो फिर वो उस क्लाइंट के लिए पूरी मेहनत करे, डेडिकेटली काम करे, उस केस को अपना केस माने। अब उसने क्लाइंट को जिताना है, हर संभव प्रयास करके, रिसर्च अच्छी करनी है, केस लॉज अच्छे ढूंढने हैं, अच्छे आर्गुमेंट्स करने हैं, पूरी मेहनत करनी है, हार्ड वर्क शो करना है। क्लाइंट के प्रति ये ड्यूटी बनती है टू डू अटमोस्ट फॉर द क्लाइंट, क्लाइंट के लिए जितना हो सके उतना अच्छा करना। तीसरी ड्यूटी है ड्यूटी नॉट टू रिप्रेजेंट द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, नॉट टू represent the conflicting interest। ये ड्यूटी है एक एडवोकेट की कि वो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट कभी भी रिप्रेजेंट ना करे। कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट क्या है? मान लो ये केस है, उस केस के 3 डिफेंडेंट है, मतलब 3 पर्सन के अगेंस्ट केस हो रहा है, इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी केस है, इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी, इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी, और तीनों जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट्स अलग अलग दे रहे हैं, तीनों का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग स्टेटमेंट्स है, अलग अलग एविडेंसेस हैं। तो एक एडवोकेट के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा कि वो इसका भी केस एक्सेप्ट कर ले, इसका भी, इसका भी। अगर ऐसा करता है वो, तो ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, और एक ही एडवोकेट जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है और उनको ले लेगा तो इसका मतलब वो एडवोकेट सच्चाई को प्रूव ही नहीं कर पाएगा। मान लो मैं एडवोकेट हूँ, मैं एक बंदे की बात कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंट करते हुए कुछ और बोल रहा हूँ, दूसरे बंदे के टाइम पे कुछ और बोल के पहले वाली बात अपनी काट रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा करना तो गलत है, अन्याय है। तो इसलिए एक एडवोकेट की ड्यूटी बनती है टूवर्ड क्लाइंट कि वो किसी प्रकार से कोई कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, जो आपस में भिड़े हुए इंटरेस्ट है, वो ना ले, एक ही पर्सन का केस ले। स्टूडेंट्स आगे ड्यूटीज अगर बात करूँ आगे ड्यूटी की, वो है ड्यूटी नॉट टू डाइवर्स द कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, ड्यूटी नॉट टू डाइवर्स द कॉन्फिडेंशियल communication, duty not to divulge the confidential communication, duty not to divulge the confidential communication। फोन को साइलेंट कर देता हूँ, तो ये डिस्टर्ब करता रहेगा बार बार। तो एक एडवोकेट की ड्यूटी बनती है कि वो किसी प्रकार से जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है उसे डाइवर्ज ना करे। किसके साथ कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होगी? एडवोकेट की कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ।
मान लो क्लाइंट ने एडवोकेट को सारी बातें बता दी, पूरा अपना चिट्ठा बता दिया कि मैंने क्या गलत किया क्या नहीं किया, और वो जाके एडवोकेट कोर्ट में जाकर गवाही देता है जी मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया था, इसने चोरी करी, इसने ऐसा किया वैसा किया, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो एक ड्यूटी बनती है एडवोकेट की कि वो अपने क्लाइंट के साथ जो भी उसकी बातचीत हुई है, जो भी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है, उसको डाइवर्ज ना करे, उसको किसी को ना बताए। स्टूडेंट्स देखो ये जितना भी सेशन है ना, मैं आपको बता दूं, ये जितना भी सेशन है हमारे पास बेसिकली प्रोफेशनल एथिक्स के 3 प्रकार के लेक्चर्स हैं। एक हमारे पास है रेगुलर लेक्चर, अगर आप हमारे से प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलर लेक्चर हमारा 10 से 12 घंटे का होगा, जिसमें पूरा सिलेबस हमने अच्छे से बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया हुआ है लॉन्ग डिस्कशन के साथ। एक हमारे पास है रिवीजन सेशन। रिवीजन सेशन में क्या किया हम लोगों ने, 3-4 घंटे में आपका पूरा सिलेबस शॉर्ट में कंप्लीट किया है, पर ये रिवीजन सेशन आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है एग्जाम के टाइम पर। और तीसरा हमारे लिए पास है क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर सेशन में क्या होगा, जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, आंसर और क्वेश्चन हम बताएंगे आपको जो एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बता दूं ये जो रेगुलर रिवीजन या क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे हमारे पास, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करो, मुस्लिम लॉ की बात करो, आप प्रॉपर्टी लॉ की बात करो, इंटरनेशनल लॉ की बात करो, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो या प्रोफेशनल एथिक्स की बात करो, आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। और भी किसी भी सब्जेक्ट्स की आपको कोई रेगुलर सेशन चाहिए, अच्छे से डिटेल स्टडी करनी है, रिवीजन सेशन चाहिए, जल्दी स्टडी करनी है, एग्जाम ही पास करना है, या क्वेश्चन आंसर सेशन चाहिए, ये क्वेश्चन सेशन सभी के नहीं होंगे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं कि भाई किसके क्वेश्चन आंसर सेशन अवेलेबल है, किसके नहीं। रिवीजन और रेगुलर तो मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट्स के होंगे, पर क्वेश्चन आंसर सेशन कुछ कम हो सकते हैं। तो आप, लेकिन रिवीजन एंड क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं है, रिवीजन भी बहुत अच्छा है, रिवीजन में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा आपका शॉर्ट में और जल्दी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग द लेक्चर्स। आल्सो इन सभी लेक्चर्स के पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें पेड हैं पर कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी। अगर आज हम पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा पैसा खर्च देते हैं तो कल को लाइफ में काफ़ी अच्छा हम कर सकते हैं। तो पैसा यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करने से अच्छा है स्टडी के ऊपर भी इन्वेस्ट किया जाए। तो थोड़ी सी पेड सर्विसेज है, क्योंकि बिल्कुल फ्री हम भी नहीं कर सकते, हमारा भी परिवार है, तो ये जो पेड सर्विसेज है वो बिल्कुल जेन्युइन कॉस्ट में आप ये ले सकते हैं हमसे। पांचवी ड्यूटी क्या है क्लाइंट के प्रति एक एडवोकेट की ड्यूटी रिगार्डिंग स्टिपुलेशन ऑफ फी। स्टिपुलेशन ऑफ फी, तो एक एडवोकेट की ड्यूटी बनती है कि वो क्लाइंट के साथ जो फीस डिसाइड करे वो बिल्कुल जेन्युइन फीस हो, सही फीस हो, अनरिजनेबल फीस वो ना ले। इनफैक्ट जो फीस वो लेगा ना, वो केस के जीतने के ऊपर भी डिपेंड ना करे कि अगर जीत गया तो मैं 10% एक्स्ट्रा लूंगा, हार गया तो उतनी ही लूंगा, ऐसी फीस डिसाइड नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे फीस डिसाइड करते हो, स्टिपुलेट करते हो, तो दैट इज अगेंस्ट योर ड्यूटी, तो आपने अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट काम किया, ये माना जाएगा। 5 ये हो गया। 6 बोलते हैं ड्यूटी टू मेंटेन लॉयल्टी, फेथफुलनेस, इंटीग्रिटी। ड्यूटी टू मेंटेन लॉयल्टी, फेथफुलनेस, इंटीग्रिटी। तो एक एडवोकेट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने क्लाइंट के प्रति लॉयल रहे, क्लाइंट के साथ धोखा ना करे, फेथफुल रहे, इंटीग्रिटी क्लाइंट को बांध के रखे, क्लाइंट के साथ कुछ भी ऐसा काम ना करे क्लाइंट को लगे कि एक एडवोकेट ने मुझे ही धोखा दे दिया, मेरा जो पर्सन था उसने मेरे साथ झूठ बोला या मेरी इन्फॉर्मेशन को कहीं दूसरी जगह लीक कर दिया, मेरे सबूतों को खत्म कर दिया। मतलब एक लॉयल्टी बना के रखनी है आपने, क्योंकि एक क्लाइंट का और एक एडवोकेट का जो रिलेशन है वो है फिड्यूशियरी रिलेशन, वो है एक विश्वास का रिलेशन, वो है एक, हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे एक एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है वैसा रिलेशन है। तो उसमें एडवोकेट को ध्यान रखना है कि कोई वो ऐसा काम ना करे कि जिससे डिसलॉयल्टी शो हो अपने क्लाइंट के प्रति या कुछ भी ऐसा, है ना। अगली जो ड्यूटी है एक एडवोकेट की क्लाइंट के प्रति, वो है ड्यूटी नॉट टू एक्सेप्ट द कंपनसेशन और अदर एडवांटेजेस फ्रॉम द अदर। ड्यूटी नॉट टू एक्सेप्ट द कंपनसेशन एंड अदर एडवांटेजेस फ्रॉम अदर। फ्रॉम अदर मतलब ऑपोजिट पार्टी। तो एक एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो ऑपोजिट पार्टी से कोई कंपनसेशन ना ले, कोई एडवांटेजेस ना ले, अपना केस हार जाएगा इसलिए मैं अपना केस हार जाता हूँ तो मुझे इतने पैसे देना, ऐसे एडवोकेट अपने क्लाइंट के प्रति काम ना करे, धोखा ना उसको दे। ड्यू टू कीप द सेपरेट अकाउंट्स ऑफ क्लाइंट मनी,
जो भी क्लाइंट मनी देगा, जो भी पैसा देगा, उसका सेपरेट अकाउंट बनाए, कब कितना पैसा क्लाइंट ने दिया, कौन सी डेट पर दिया, कितना उसकी फीस पेंडिंग है, कितनी उसने पे कर दी, इसका प्रॉपर अकाउंट बनाए। ड्यूटी टू गिव राइट एंड प्रॉपर एडवाइस टू द क्लाइंट, ये वही हो गया कि उसे फ्रैंक एडवाइस देनी है, तो क्लाइंट को बिल्कुल सही एडवाइस देगी, क्लाइंट को क्या करना चाहिए। तो ये हमारा आ गया दूसरा क्वेश्चन। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो उसको साथ में लगते हैं डिस्कस कर लेते हैं। लीगल एजुकेशन कमेटी क्या है? व्हाट इज लीगल एजुकेशन कमेटी? व्हाट इज लीगल एजुकेशन कमेटी? क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज लीगल एजुकेशन व्हाट इज लीगल एजुकेशन कमेटी? लीगल एजुकेशन कमेटी क्या होती है? तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे कि एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत बनाया गया है, जो कि बेसिकली एडवोकेट्स के लिए बनाई हुई अथॉरिटी है, बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, जो एडवोकेट्स के लिए रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है और काम करती है, उसके राइट्स और ड्यूटीज को प्रोटेक्ट करती है एडवोकेट्स के बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है इसकी बहुत सारी कमेटीज हैं, ये अकेले तो कोई काम कर नहीं सकती, इसने अपनी कमेटीज बनाई है बहुत सारी, जैसे एडमिशन एंड एनरोलमेंट कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी, एडवोकेट एसोसिएशन, जैसे लीगल एजुकेशन कमेटी। तो इसकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बहुत सारी कमेटीज हैं, उसमें एक कमेटी है लीगल एजुकेशन कमेटी। और लीगल एजुकेशन कमेटी का मेन जो पर्पज है वो लीगल एजुकेशन अर्थात लॉ की जो एजुकेशन है उसको रेगुलेट करना है। ये कमेटी क्या करती है? ये कमेटी टाइम टू टाइम बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस देती है, किसके रिगार्डिंग? जो रिकमेंडेशंस देती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लीगल एजुकेशन में रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस देती है लीगल एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज की जो एक मान्यता, यूनिवर्सिटी को जो एफिलिएशन मिलती है उसके रिगार्डिंग। आपको पता है आजकल कोई भी लॉ कॉलेज बिना बीसीआई की एफिलिएशन की नहीं चल सकता, बिना बीसीआई के एफिलिएशन की यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती, रन नहीं कर सकती। तो जो हमारी लीगल एजुकेशन कमेटी है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन देती है कि कौन से कॉलेज की डिग्री हमने वैलिड करनी है, कौन से कॉलेज की डिग्री हमने इनवैलिड करनी है, कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा कॉलेज सही नहीं है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि लीगल एजुकेशन कमेटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक कमेटी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी बहुत सारी कमेटीज हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी, लीगल एजुकेशन कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी, एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन, लीगल एड कमेटी। तो ये जो कमेटीज है उसमें लीगल एजुकेशन की एक ऐसी कमेटी है जो बीसीआई को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस देती है लीगल एजुकेशन के रिगार्डिंग। ये रिकमेंडेशंस देती है यूनिवर्सिटीज की एफिलिएशन के रिगार्डिंग। ये जो कमेटी है वो यूनिवर्सिटीज में विजिट करती है, इंस्पेक्शन करती है कि वहाँ पे जो लीगल एजुकेशन है वो सही से चल भी रही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ और बोला जा रहा है, प्रैक्टिकल कुछ और है। तो इसके जो अभी चेयरमैन हैं वो फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है जस्टिस एपी मिश्रा। जस्टिस एपी मिश्रा जो है वो फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो चेयरमैन है लीगल एजुकेशन कमेटी के। आई होप आपको समझ आएगा बच्चे, नोट्स मैंने बनाए हैं, ये भी अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। वैसे उनकी कॉस्ट जो है वो हमारी 200 रुपीज़ है, 200 रुपीज़ इन नोट्स की कॉस्ट है जो मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन में बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट है, पुराने मतलब बोलने का कि आपने हमसे रेगुलर लेक्चर लिया हुआ है या रिवीजन लेक्चर लिया हुआ है या ऑलरेडी आपने हमसे नोट्स परचेज किए हुए हैं, मेनली ऑलरेडी आपने नोट्स परचेज किए हैं, मेनली है कि आपने ऑलरेडी हमसे नोट्स परचेज किए हैं पहले प्रोफेशनल थीसिस के लार्ज वाले नोट्स, तो आपको ये नोट्स पड़ेंगे 100 रुपये के। फिर मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप पहली बार ये नोट्स ले रहे हैं, जस्ट आप यही नोट्स ले रहे हैं, 200 रुपीज़ कॉस्ट। लेकिन इससे पहले अगर आपने नोट्स ले रखी हैं तो ये है 100 रुपीज़ कॉस्ट। ये वीडियो आज बन रही है, जब अपलोड होगी उस टाइम देख लेना आप टाइम क्या है। बाद में फ्यूचर में 2, 3, 4 साल के बाद ये जो कॉस्ट चेंज होगी वो अलग बात है, वो चेंज होगी। लेकिन अभी तक आप देख लीजिए जो आज जब वीडियो अपलोड हुई उस टाइम पे या उससे 1 साल के अंदर जो भी है व्हाट्सएवर, आपको अगर आप हमारे नोट्स ऑलरेडी लिए हुए हैं आपने पहले तो आपके लिए कॉस्ट 100 रुपया, अदरवाइज अगर आपने नोट्स पहले नहीं लिए हुए हैं तो कॉस्ट 200 रुपया। ठीक है,
तो आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर में, वो आया हुआ है व्हाट इज स्टेट रोल, और आ भी सकता है कि स्टेट रोल क्या होता है। देखिए फिर से क्वेश्चन आपको जो आया हुआ है तो बेसिकली एडवोकेट एक्ट से आया हुआ है, एडवोकेट एक्ट 1961। स्टेट रोल क्या होता है, जो एडवोकेट एक्ट है वो बोलता है कि स्टेट रोल का मतलब है रोल जो कि प्रिपेयर किया जाता है अंडर सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 17 के अनुसार स्टेट रोल को प्रिपेयर किया जाता है। होता क्या स्टेट रोल, बेसिकली ये एक रजिस्टर्ड है, एक रोल है जो कि स्टेट बार काउंसिल प्रिपेयर करती है, जिसमें वो जितने भी एनरोल्ड एडवोकेट है उनकी पूरी डिटेल लिखती है। एडवोकेट एनरोल कब हुए, कौन से ईयर में हुए, नाम क्या है, पता क्या है, डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है, ये पूरा प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। उसको हम लोग एडवोकेट, उसको हम लोग स्टेट रोल बोल देते हैं। तो क्या लिखा हुआ मैं आपको प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली लैंग्वेज बता देता हूँ कि स्टेट रोल का मतलब है रोल जो भी प्रिपेयर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है स्टेट बार काउंसिल के जरिए अंडर सेक्शन 17। सेक्शन 17 ये बोलता है कि हर स्टेट बार काउंसिल को एक स्टेट रोल प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें वो एडवोकेट्स के बारे में हर इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं एडवोकेट, एनरोल तो हो गए बार काउंसिल ऑफ स्टेट में, पर प्रैक्टिस हाई कोर्ट में कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर लोअर कोर्ट में कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। तो एक जो पर्सन है वो केवल एक ही स्टेट बार काउंसिल में एनरोल हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेट बार काउंसिल में वो एनरोल भी नहीं हो सकता। When more than one advocate get registered or enrolled in a single day, their names in the state roll is added according to seniority। अगर मान लो एक दिन में एक से ज्यादा एडवोकेट एनरोल हुए तो जो उनकी एज के आधार पर उनको सीनियर मान लिया जाएगा। मान लो मैं और 20 बंदे एक दिन एनरोल हुए, कोई 1994 का बोर्न है, कोई 1992 का, कोई 1997 का, कोई 1998 का, कोई 1996 का, कोई 1999, तो ये सभी बच्चे जो है वो एक ही दिन एनरोल हुए, डेट ऑफ बर्थ है, तो फिर वो सीनियोरिटी के आधार पर सबसे सीनियर बन जाएगा 1996 वाला, सॉरी 92 वाला, ये पहले आ जाएगा, नहीं सॉरी हाँ, फिर 4 में जन्म हुआ, फिर 6 में हुआ, फिर 7 में हुआ, फिर 8 में हुआ, ऐसे करके आप सीक्वेंस में इसकी सीनियोरिटी डिसाइड करोगे अगर बंदा एक दिन में एक से ज्यादा पर्सन एनरोल होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है स्टेट द प्रोसीजर। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है स्टेट द प्रोसीजर फॉर द एनरोलमेंट ऑफ एन एडवोकेट अंडर द एडवोकेट एक्ट। एडवोकेट एक्ट में अगर आपने एज द एडवोकेट एनरोल होना है तो उसका क्या प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू गेट एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। सेक्शन ये क्वेश्चन आपको एडवोकेट एक्ट में से आया हुआ है कि प्रोसीजर क्या है पर्सन का एनरोलमेंट का, कि एक पर्सन एडवोकेट कैसे बनता है, उसका एनरोलमेंट का